Guys, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मेलिटी कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉर्मेलिटी को सबसे पहले तो एन से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है नॉर्मल। ठीक, एन से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है नॉर्मल। होती क्या है नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यानी जैसे मोलैरिटी डिफाइन होती थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ऐसी ये डिफाइन होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक, यानी इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? यहां पर सिर्फ इसके अंदर क्या है? ग्राम इक्विवेलेंस है। उसके अंदर क्या था? मोलैरिटी में क्या था? मोल्स। यहां पर क्या है? ग्राम इक्विवेलेंस। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है, उसको समझिए। ग्राम इक्विवेलेंस मींस वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मोलैरिटी में मोल्स थे, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मोल्स में होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट आ गए वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सोल्यूट है तो डब्ल्यू भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट वेट है तो ई भी लिख सकते हो। सोल्यूट के लिए चल रहे हैं इसलिए बी भी लिखा है, जनरलाइज में डब्ल्यू अपॉन ई लिख देना। नेक्स्ट इस पे आओ। अगर आपके पास एक वॉल्यूम हो एमएल के अंदर, आपको उसे लीटर में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे? डिवाइड बाय 1000। तो ये वॉल्यूम किस में आ जाएगी? लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर को आप क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल अपॉन 1000। इन दोनों को उठाकर इसको और इसको इसमें पुट कर दो तो ग्राम इक्विवेलेंट की जगह आ गया डब्ल्यू अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स की जगह आ गया वी सोल्यूशन इन एमएल अपॉन 1000। ये नीचे आ गया। ठीक, इससे ये कनेक्ट हो गया, इससे ये। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वेट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल। दिस इज नॉर्मेलिटी। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, ये नॉर्मेलिटी आ गई। वेट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम। दोबारा से देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट आ गया। दूसरा ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स है। इसे एमएल, इसकी जगह एमएल में पुट करना हो तो क्या करो? उसे देखो, एक वॉल्यूम अगर एमएल में उसे लीटर में लाना हो तो आप डिवाइड बाय 1000 करेंगे, वो इसकी इक्वल आएगी। यानी आपको इसकी जगह वी सोल्यूशन अपॉन वी सोल्यूशन जो एमएल में अपॉन 1000 पुट करना है। तो इन दोनों को उठाकर जब इसमें पुट करा जाता है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर आ गई वी सोल्यूशन इन एमएल अपॉन 1000। यहाँ से ये नॉर्मेलिटी आ गई। ठीक, ये चीज समझ में आती है? हमें आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है, देखो इसमें अगर कोई नई चीज आई है तो वो क्या आया है उसको सुनो। देखो, अगर मैं इसको मोलैरिटी से कंपेयर करूं तो मोलैरिटी में होता था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल। ठीक, अगर मैं उससे इसको कंपेयर करूं तो नई चीज मुझे बस एक दिखेगी, क्या? इक्विवेलेंट वेट। क्योंकि वेट भी पुराना है, 1000 तो कुछ है ही नहीं, वो तो नॉर्मल टर्म है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल पुराना, यानी इक्विवेलेंट वेट इज द न्यू टर्म। अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट कैसे कैसे कैलकुलेट होता है या होता क्या है, उसको सुनिए। देखिए, इक्विवेलेंट वेट को अगर आप जनरलाइज वे में डिफाइन करेंगे, बिल्कुल जनरलाइज, तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब बात ही आती है एन फैक्टर क्या होता है। अच्छा, दूसरा एक चीज और आती है, ऊपर हमेशा मॉलिक्यूलर वेट होगा? नहीं, जरूरी नहीं, एटॉमिक भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि केस कौन सा है। तो फिलहाल ऊपर आएगा एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे कर देते हैं। चलो, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। फिलहाल जितने एग्जांपल्स लूंगा सब में मॉलिक्यूलर आएगा, आगे चल के एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें एटॉमिक वेट भी आ जाता है। ठीक, तो फिलहाल तो मॉलिक्यूलर वेट ही चलेगा। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब बात आती है एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। इस आर्टिकल में अगर कोई टिपिकल चीज है तो पहली ये है, दूसरी आगे आएगी एक न्यूट्रलाइजेशन के केस में, पहली ये है, ढंग से सुनिएगा। ठीक, इसको एन फैक्टर क्या होता है बेसिकली? देखो, एन फैक्टर अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। एसिड के केस में एन फैक्टर अलग चलता है, बेस के केस में अलग चलता है, सॉल्ट्स में अलग चलता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स में अलग चलता है, इवन गैसेस में भी अलग चलता है। तो हमें बस ये एन फैक्टर ही समझना है कि एन फैक्टर कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। आपको एक बार एन फैक्टर कैलकुलेट करना आ गया तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना आ जाएगा तो आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी आ जाएगी। ध्यान रखिएगा। ठीक, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सीखिए, एसिड्स के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। आप कहोगे बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच। बेसिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच। अब बात ये आती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच क्या होते हैं, उसको सुनिए। देखो, एसिड है, HCl है,
कितने एच है, एक ही है, वही रिप्लेसेबल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 36.5 अपॉन 1, सीधा सीधा। HNO3 एक ही एच है, रिप्लेसेबल है। H2SO4, H2SO4 में कितने एच है, दो, दोनों रिप्लेसेबल है। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट सॉरी इक्विवेलेंट वेट सीधा सीधा आता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। आप कहोगे इसमें दो रिप्लेसेबल एच क्यों है। देखो एक चीज समझो, सिर्फ वो एच रिप्लेसेबल होते हैं, सिर्फ वो एच रिप्लेसेबल होते हैं जो जनरली फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाँ, या कुछ केसेस में क्लोरीन से जुड़े हुए होते हैं, बाकी सारे एच रिप्लेसेबल नहीं होते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं इस केस की बात करूं, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर क्या आता है, उसको सुनिए। H2SO4 का जो स्ट्रक्चर आता है वो कुछ ऐसा आता है। ठीक, तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसमें जो हाइड्रोजन्स हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से। इसमें जो हाइड्रोजन्स हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से। दोनों ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होते हैं, तो इसलिए डिवाइड बाई 2 आया है। ये चीज समझ में आती है। अगला केस देखो, H3PO2, H3PO3, H3PO4, इनके केस में क्या हुआ, यहाँ पर देखने के लिए अगर देखोगे तो 3 एच है, इसमें भी 3 एच है, इसमें भी 3 एच है। अगर आंख बंद करके आंसर मारने की कोशिश करोगे तो इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा, मॉलिक्यूलर वेट तीनों के ही केस में डिवाइड बाय 3। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3, पर वो आंसर गलत हो जाएंगे। पहले दो केस में गलत हो जाएगा। क्यों पहले दो केस में गलत हो जाएगा, सीखिए। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है, इसका ये, इसका ये, तीनों के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस देखिए। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक, इसके स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ एक एच ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, बाकी दो तो फास्फोरस है। तो ये एच रिप्लेसेबल एच होता है हमारा, दिस इज रिप्लेसेबल एच। ठीक, इसके अंदर कितने एच रिप्लेसेबल है, दो, इसके अंदर कितने एच रिप्लेसेबल है, 3। क्यों ऐसा है, दोबारा से देख लो। सिर्फ वो एच रिप्लेसेबल है जो फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या क्लोरीन से जुड़े हुए हैं। ठीक, क्लोरीन से जुड़े हुए हैं क्योंकि HCl इस केस में आप देख चुके हो। ठीक, नहीं तो मेनली F1 वाले एच रिप्लेसेबल होते हैं। आगे बढ़ो, अब यहाँ पर ये एच रिप्लेसेबल है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। अब इसमें ध्यान से देखो, एक एच रिप्लेसेबल है क्योंकि एक ही एच ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो रिड्यूसिंग एच। इसमें कितने एच है, 2, इसमें कितने एच है ऑक्सीजन से जुड़े हुए, 3। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1, इसका डिवाइडेड बाय 2, इसका डिवाइडेड बाय 3। ये चीज क्लियर होती है। यानी एसिड्स के केस में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम एसिड्स में ही है कि एसिड्स के केस में इक्विवेलेंट वेट आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच आयंस। ठीक है, एच। ठीक, जिसको आप क्या बोलते हो, बेसिसिटी। ये चीज समझ में आती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो था किसका केस, एसिड्स का। अब इसके बाद चलो अगले केस में। ये एसिड का केस है। अब एसिड के बाद जो अगला केस आता है वो किसका आता है, सेकेंड वन इज फॉर बेस। बेस के केस में जो इक्विवेलेंट वेट आता है वो आता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी। अब एसिडिटी क्या होती है उसको समझो। एसिडिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस। अब बात आती है रिप्लेसेबल OH कौन से होते हैं, तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, सारे OH रिप्लेसेबल होते हैं, A to Z जितने भी देखें सब रिप्लेसेबल है। जैसे एक एग्जांपल समझो, मुझे NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इसका क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1। मुझे बेरियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, हाँ, क्या आएगा इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एसिड में तो होती है, सबसे बड़ा इशू एसिड में ही है, बेस में कुछ नहीं है। ठीक, तीसरा केस सीखिए। तीसरा है किसका केस, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के केस में। रिड्यूसिंग एजेंट्स में इसमें इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालिएगा, सीधा सीधा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड। मतलब जैसे एक सब्सटेंस है O2 नेगेटिव, सपोज करो, हाँ, O2 नेगेटिव क्या बेसिकली, जैसे O चेंज हो रहा है O2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, तो अगर आपको इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर इसका एटॉमिक वेट आ जाएगा ऑक्सीजन का डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। ठीक, यानी कहने का क्या मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो सिर्फ उससे डिवाइड करना है। कोई इक्वेशन दे रखी हो, पूरी एक इक्वेशन है कि उस इक्वेशन में क्या हो रहा है, ठीक, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व से भी निकाला जा सकता है। जैसे एग्जांपल समझो, Mn+7 से 5 इलेक्ट्रॉन लेकर Mn+2 में जा रहा है।
ठीक, तो Mn का रिडक्शन हो रहा है, सीधा सीधा है। अगर किसी भी इक्वेशन में जाएगा तो चेक करिए Mn का तो रिडक्शन है। ठीक, जब इसका रिडक्शन है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक, जब भी Mn+7 में होगा। तो अगर अब आपको Mn का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आप क्या करोगे? Mn का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 5। ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना देख के चेंज तो देख लो। यहाँ पे 7 है या 2 है, कितने का चेंज आ रहा है? 5 का। तो जितना चेंज आए उससे भी डिवाइड करा जा सकता है। ठीक, एक बार दोबारा से देख लो जो मैंने सारा बताया। एसिड्स के केस में मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H। रिप्लेसेबल H ध्यान रखिएगा FON वाले ही होते हैं, सारे नहीं होते। हाँ, HCl के केस में क्लोरीन वाला भी है। ठीक, तो मेनली FON। ठीक है, यहाँ तो सीधा सीधा केस था। इनमें स्पेशली इस केस में ध्यान रखिएगा कि इस केस में डिवाइडेड बाय 1, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट रो, बेस के केस में मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस। अब सारे OH आयन रिप्लेसेबल होते हैं तो सीधा सीधा कोई इशू ही नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के केस में क्या होता है? ठीक, इसमें क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कि एक इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो ऐसे फॉर्म में लिखी हो, चाहे ऐसे फॉर्म में लिखी हो, या किसी और फॉर्म में हो। ठीक है, कोई एक और इक्वेशन बड़ी सी दे रखी हो उसमें भी ऐसे ही निकलेगा। ठीक, चौथा केस देखिए। फोर्थ केस कौन सा है? फोर्थ केस आता है सॉल्ट्स का। ठीक, सॉल्ट्स के केस में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है उसको सुनिए। सॉल्ट्स के केस में इक्विवेलेंट वेट आता है आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब आप कहोगे टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किस तरीके से कैलकुलेट होता है? हाँ, उसको सुनिए कि टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे कैलकुलेट होता है। सीखो टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे निकाला जाता है। जैसे कि एग्जांपल लो, मैंने एक एग्जांपल लिया सपोज NaCl का। NaCl में मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो NaCl का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? हाँ, इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितना पॉजिटिव चार्ज है। अब आप कहोगे पॉजिटिव चार्ज कैसे निकालूं या नेगेटिव कैसे निकालूं? देखो ABC तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दो, ABC, दिस इज द चार्ज। अब जैसे यहाँ पर अभी कुछ नहीं है इसमें। ठीक, अगर मैं यहाँ पर Na+ लिखूं और मल्टीप्लाई करूं, यहाँ कुछ नहीं है तो लेंगे 1, यहाँ कुछ नहीं है तो भी लेंगे 1, यहाँ है कितना है 1, ये आ गया 1। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +1 हो गया। प्लस साइन नहीं लेना है, सिर्फ चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड लेना है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया 1, तो डिवाइड बाय 1। आपको नेगेटिव लेते तो 1 1 1 ही आता। याद रखना, यहाँ कुछ नहीं है 1 लिया जाता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिया जाता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, और देख लो एग्जाम्पल। जैसे बेरियम क्लोराइड होता, ये ब्रेक होता Ba2++ 2Cl-, तो अगर चार्ज निकालते 1 × 1 × 2, 1 × 1 × 2, तो ये हो जाता 2। ठीक, ऐसे ही अगर यहाँ निकालते तो ये होता 2, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, यहाँ पर भी 1। ठीक, तो 2। आपका नेट अगर लेते -2 ले लो, इधर +2 आ जाएगा, बट लेनी उसकी सिर्फ वैल्यू है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, कि चार्ज कैसे निकालना है। बाई चांस ये होता Al2SO4 होल थ्राइस, तो जब आप इसे आयनाइज करोगे तो ट्वाइस ऑफ Al 3+ + 3SO4 2- लेना है। ठीक, तो अगर आप इसका नेट चार्ज निकालोगे तो क्या आएगा 3 to the 6 + 6 इज द चार्ज, यानी 6 लेना है आपको जो लेना है। तो इसके केस में किससे डिवाइड करोगे? डिवाइड बाय 6। इसके केस में किससे डिवाइड करोगे? डिवाइड बाय 2। इसके केस में किससे डिवाइड करोगे? डिवाइड बाय 1। तो सॉल्ट्स के केस में इक्विवेलेंट वेट कैसे आता है? सॉल्ट्स के केस में इक्विवेलेंट वेट आता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय कितना आपका चार्ज है। ठीक, और आगे बढ़िए। पांचवा केस, पांचवा केस क्या है? बेसिकली देखो, फिफ्थ केस जो है वो गैसेस के केस में है। वो क्या है? आपसे SO2 का निकालो, CO2 का इक्विवेलेंट वेट निकालो। ठीक, SO2 निकालो, CO2 निकालो। अब SO2 का या CO2 का इक्विवेलेंट वेट किस तरीके से आएगा उसको समझो। अब SO2 के केस में ऐसा कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, या CO2 के केस में ऐसा कोई लॉजिक नहीं लग रहा जैसा पीछे बढ़कर आया। तो ऐसे केस में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है उसको समझिए। आप क्या करो, इन्हें कॉरेस्पॉन्डिंग हो, हाँ, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बना लो। जैसे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बन जाएगा H2SO3,
इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बन जाएगा H2CO3। ठीक, एक जैसी गैसेस है, एक जैसे वे में रिएक्ट करेंगी, एक जैसे कंपाउंड बना देंगी। ठीक, अब जो इस एसिड का इक्विवेलेंट वेट आएगा वो भी इसका आएगा, जो इसका आएगा वो ही इसका आएगा। ठीक, देखो मैं ऐसे बोलूंगा, जो इस एसिड का एन फैक्टर आएगा वो ही SO2 का एन फैक्टर होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट मत बोलो उस चीज को, इस चीज को ऐसे बोलो। देखो हम सबको पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ऊपर लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट और नीचे लेते हैं एन फैक्टर। मेन तो चीज एन फैक्टर की चल रही है ना, कि एन फैक्टर कैसे निकलेगा, तो SO2 का एन फैक्टर कैसे निकलेगा उसको समझो। ठीक, SO2 का भाई मॉलिक्यूलर वेट तो SO2 का ही आना है। ठीक है, इसका एन फैक्टर कैसे निकलेगा उसको समझने वाली बात है। एन फैक्टर के लिए क्या काम करो, कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बना लेना वाटर से रिएक्ट करके, तो वाटर से रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बन गया। जो इस एसिड का एन फैक्टर होगा दैट इज 2, जो इस एसिड का एन फैक्टर होगा दैट इज 2। ठीक, वही इसका एन फैक्टर होगा, तो इसका एन फैक्टर भी कितना आएगा 2, इसका एन फैक्टर भी कितना आएगा 2। सीधा सीधा सा लॉजिक है। ठीक, ये वाला जो पंगा था, जो इधर एसिड के केस में पंगा था H3PO2 H3PO3 H3PO4, वो सिर्फ इन्हीं के केस का पंगा था। ठीक, वो सिर्फ इन्हीं के ही केस का पंगा था, उनके केस का, बाकी सब जगह तो नॉर्मल चलता रहता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने के 5 तरीके सिखाए हैं। एसिड के लिए अलग, बेस के लिए अलग, एसिड के लिए अलग, बेस के लिए अलग, सॉल्ट्स के लिए अलग। ठीक, एसिड का अलग, बेस का अलग, सॉल्ट्स का अलग, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट अलग एंड गैसेस का अलग। यही जनरली 5 यूज होते हैं जनरली। इसके अलावा लाइक कहने के लिए तो और भी बहुत सारे मेथड्स हैं अलग अलग तरीके के, कि ये मेथड है, ये मेथड है। ठीक है, मगर वो एज सच यूज नहीं होते हैं, मेनली यही यूज होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक, अब इनकी प्रैक्टिस करिए जरा, एक सेकेंड क्वालिटी के क्वेश्चंस पे। ठीक, सुनिएगा, देखो ये 3 क्वेश्चन ये है, चौथा ये है, जिसके 3 पार्ट है। पहले हम ये 3 सीखेंगे, फिर हम इस पे जाने से पहले कुछ थ्योरी सीखेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। मैंने आपके लिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला इधर लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1, वो कह रहा है फॉर 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, तो वेट ऑफ H2SO4 यानी वेट ऑफ सोल्यूट कितना है आपका 9.8। ठीक, इन 200 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml कितनी है 200। इसे ml बोल दो, सेंटीमीटर क्यूब बोल दो या cc बोल दो, सब एक ही बातें होती हैं, ध्यान रखिएगा। सेंटीमीटर क्यूब, cc या ml, ये सब सेम बातें होती हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब दे दिया मतलब ml हो गया, तो वेट आ गया, वॉल्यूम आ गई। अगर मैं इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहूं तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट किस तरीके से निकलता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 98 अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H। कितने रिप्लेसेबल H होते हैं इसमें, तो चेक करिए, सभी कुछ पता है मेरे को। सभी कुछ पता है, यानी वेट भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, इक्विवेलेंट वेट भी पता है, आ जाएगी नॉर्मेलिटी, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था फर्स्ट। सेकंड सीखो, उसने कहा 5 ग्राम ऑफ NaOH है, तो वेट कितना आ गया 5 ग्राम। NaOH है 450 ml सोल्यूशन में, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml कितना हो गया 450 ml। इक्विवेलेंट वेट इसका निकालोगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40, H कितने हैं इसके, OH कितने हैं इसके अंदर 1। तो क्रॉस चेक करो क्या गिवन है क्या नहीं। वेट मुझे पता है 5 ग्राम है, ठीक, वॉल्यूम मुझे पता है ml में सीधी 450 है, ठीक, इक्विवेलेंट वेट मुझे पता है NaOH का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1। सीधा वैल्यूज पुट करिए, सीधा आंसर है। ठीक, 2 क्वेश्चन समझ में आते हैं। तीसरा सुनिए, ध्यान रखिएगा इसका। अब थर्ड क्या है, ढंग से सुनिएगा थर्ड को। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा when 1 liter of N/2 HCl solution is heated, then volume of the solution is reduced to इतना and इतने ग्राम of HCl is lost. Calculate the new normality. अब एक चीज पहले सोचो, उसने पहले इनिशियल वॉल्यूम कितनी दी थी मुझे, इनिशियल वॉल्यूम जो V1 ले लेते हैं वो दी थी 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml दी थी। नॉर्मेलिटी उसने मुझे इनिशियली कितनी दी थी, हाँ 1/2, भाई n हटा दो, सीधी 1/2। तो इनिशियल वॉल्यूम पता है, नॉर्मेलिटी पता है, किसका केस है, HCl का केस है। ठीक, HCl के केस में अगर मैं इक्विवेलेंट वेट निकालने की कोशिश करूंगा, इनिशियल के इक्विवेलेंट वेट तो एक ही आएगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय कितना 1। तो मुझे अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ इनिशियल के बेस पे मुझे वॉल्यूम पता है, नॉर्मेलिटी पता है, इक्विवेलेंट वेट पता है, यानी नॉर्मेलिटी पता है,
वॉल्यूम पता है, इक्विवेलेंट वेट पता है, क्या नहीं पता इनिशियल में लिखो वेट। तो मैं इनिशियल वेट निकाल सकता हूँ इससे। तो मैंने फॉर्मूला लगा के इनिशियल वेट निकाल लिया कि भाई मेरे पास इनिशियल वेट कितना आ गया, n इंटू एन वन इंटू ई वन इंटू वॉल्यूम v1 अपॉन 1000। ये मेरे पास इनिशियल वेट आ गया। अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना है 0.5 बाई दिस इज 0.5 इंटू 36.5 इंटू v1 इज 1000 अपॉन 1000। तो ये तो कट ही गया, तो ये आ गया सीधा सीधा 0.5 इंटू 36.5। दिस इज W1 आ गया मेरे पास इनिशियल वेट। अब इसके बाद उसने मुझसे क्या कहा है, हाँ इसने मुझसे कहा है ये इनिशियल वेट है। हाँ उसने कहा when 1 liter of n/2 HCl solution is heated then volume of the solution is reduced to इतना। यानी जो नई वॉल्यूम है, हाँ जो न्यू वॉल्यूम है, जो फाइनल वॉल्यूम आ रही है V2 वो कितनी हो गई 600 ml हो गई। ये तो हो गई V2। इक्विवेलेंट वेट तो मेरा सेम ही रहने वाला है, कितना 36.5 डिवाइडेड बाय 1। ठीक, नई नॉर्मेलिटी निकालने को कहा है। नई नॉर्मेलिटी तो तब आएगी N2 जब आपको W2 पता होगा। E2 तो सेम ही रहना है तो E तो वही रहेगा। ठीक, ये सेकंड वाली वॉल्यूम, हाँ जो ml में है और ये सेकंड है, तो आपके पास ये है आपके पास ये है। ठीक, नहीं ये नहीं, ये तो निकालना ही है आपको। आपके पास ये है, क्या निकालना रह गया W2, यानी ये तो निकालना ही है तो W2 निकालना रह गया। अब W2 को किस तरीके से निकालोगे उसको ध्यान से देखो। उसके लिए एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो। उसने कहा जब 1 लीटर n/2 को हीट कर रहे हैं, यानी मैं एक तरीके से बोलूं जब इतने ग्राम को हीट कर रहे हैं, इतने ग्राम्स को हीट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम तो इतनी पहुंच जाती है और वेट कितना लॉस हो जाता है 3.25। तो मुझे एक बात बताओ, इनिशियल इतना था, लॉस इतना हो गया, तो W2 यानी रिमेनिंग वेट, ये आ गया रिमेनिंग वेट, दिस इज रिमेनिंग वेट। ये कितना आ जाएगा, हाँ W1 में से माइनस कर दो लॉस्ट वेट 3.25, तो W1 कितना है 0.5 इंटू 36.5 माइनस कितना 3.25। ये आपका रिमेनिंग वेट आ गया। इस वेट को उठाकर यहाँ पुट कर देना, इक्विवेलेंट वेट पता है, वॉल्यूम पता है, आंसर आ जाएगा। मैं फिर से बोलता हूँ क्या किया मैंने, फिर से सुन लो। उसने क्या कहा था, पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको क्लीन, उसने कहा when 1 liter of n/2 HCl, when 1 लीटर मतलब वॉल्यूम आ गई 1 लीटर 1000 ml, n/2 से नॉर्मेलिटी आ गई इतनी। HCl का केस था, इक्विवेलेंट वेट आ गया ये, उसको हीट करा गया, जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो रिड्यूस हो गई इतनी, यानी इतनी वॉल्यूम हो गई। ठीक है, और इतना वेट लॉस हो गया, यानी 3.25 वेट लॉस हो गया। कैलकुलेट न्यू नॉर्मेलिटी। ठीक, तो मैं इसे भी हटा देता हूँ सो देट हमारे को सिर्फ आंसर दिखे। ठीक, याद रखिएगा वेट लॉस कितना था 3.25 ग्राम, ये वेट लॉस था। अब स्टार्ट करिए, इतनी वॉल्यूम, इतनी नॉर्मेलिटी, इतना इक्विवेलेंट वेट। हाँ तो मैंने नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में ही रख के वेट निकाल लिया कि इनिशियल वेट कितना था, ये मेरे पास इनिशियल वेट आ गया। देन उसके बाद ये इनिशियल वेट था, वेट लॉस इतना है, ये कौन सा है, दिस इज वेट लॉस, ये वेट लॉस है। तो वेट बचा कितना, इनिशियल ये था, लॉस इतना हो गया, तो इनिशियल में से मैं इस वेट लॉस को माइनस कर दूं, तो इनिशियल में से अगर इस वेट लॉस को माइनस करेंगे, यानी इनिशियल में से वेट लॉस को माइनस करेंगे तो फाइनल वेट यानी रिमेनिंग वेट आ जाएगा। इस रिमेनिंग वेट को जो भी ये W2 आएगा, हाँ उसको नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में पुट कर देना। ठीक, ये वेट यहाँ आ जाएगा इंटू 1000, इक्विवेलेंट वेट सेम चलेगा, वॉल्यूम ये वाली आ जाएगी, तो सेकंड वाली वॉल्यूम आंसर आ जाएगा। ठीक, ये चीज समझ में आती है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब जो अगली चीज आ रही है, हाँ वो क्या है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हाँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक, ढंग से सुनिए। देखो, एक होती है डाइल्यूशन इक्वेशन, एक होती है डाइल्यूशन इक्वेशन। डाइल्यूशन इक्वेशन क्या करती है, डाइल्यूशन इक्वेशन बेसिकली जैसे मोलैरिटी की डाइल्यूशन इक्वेशन होती थी, ऐसे नॉर्मेलिटी की भी इक्वेशन होती है, N1V1 इक्वल्स टू व्हाट, N2V2। ठीक, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। जैसे मोलैरिटी के अंदर क्या सेम रहते थे, मिली मोल्स या मोल सेम रहते थे, या ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहते हैं, तो N1V1 इक्वल्स टू M2V2। ठीक,
यही इक्वेशन बदल के क्या आएगी, फॉर टू एसिड्स और बेसिस। यही इक्वेशन कैसे चेंज हो जाती है उसको सुनो। यही इक्वेशन ऐसे चेंज हो जाएगी N1V1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू N3V3। आप कहोगे ये क्या हुआ, ये ऐसे यूज होती है। सपोज करो आपने दो एसिड लिए दोनों को मिला दिया, या दो बेस लिए दोनों को मिला दिया, ठीक, दो एसिड लिए दोनों को मिला दिया या दो बेस लिए दोनों को मिला दिया। वो बोलते हैं फाइनल सॉल्यूशन जो बना उसकी नॉर्मेलिटी निकालो, ठीक, जो भी सॉल्यूशन बना, दो एसिड को मिला रहे हो तो फाइनल सॉल्यूशन जो भी बन रहा है उसकी आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो ये इससे निकल जाती है। या दो बेस को मिला रहे हो, हाँ, और जो फाइनल सॉल्यूशन बने उसकी नॉर्मेलिटी निकालो तो भी इससे निकल जाती है। इसके ऊपर फर्स्ट पार्ट है, चेक करिए कैसे। उसने कहा 100 cc ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4, तो जरा चेक करो, हाँ यहीं पे भी चेक करो, ये आंसर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। उसने कहा 100 cc, तो इनिशियल वॉल्यूम कितनी हो गई, इनिशियल वॉल्यूम का V1 कितनी हो गई 200, हाँ H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 0.2, ठीक। इस मिक्स विथ 50 cc ऑफ 0.1 नॉर्मल। उसने कहा जो 50 दूसरे की वॉल्यूम है वो कितनी है 50 cc, हाँ, उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, ठीक। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन, तो आपने यही लगाना है, लगाओ जरा। N1 क्या आएगा 0.2, V1 क्या है 200 प्लस N2 क्या है 0.1, V2 क्या है 50, ठीक, इक्वल्स टू N3 आपको निकालना है। अब बात आती है V3 क्या लूं मैं, V3 क्या लूं। देखो V3 में दो ऑप्शंस होते हैं, या तो V3 आता है सीधा सीधा V1 प्लस V2, या गिवन होगा। आप कहोगे कैसे, मैं समझाता हूँ। इसके अंदर गिवन नहीं है कोई भी वॉल्यूम कि नया सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी बनी है, ठीक, तो आप सीधा सीधा V1 प्लस V2 करोगे तो 100 प्लस 50 कितनी हो गई 150। आप कहते हैं गिवन कैसे होता, वो गिवन ऐसे कह सकता था, वो कहता 100 ml इसके लिए 50 ml इसके लिए, दोनों को मिला दिया, बट जो नेट सॉल्यूशन थी उसकी वॉल्यूम आई 1 लीटर, तो इन दैट केस आपको टोटल वॉल्यूम 1 लीटर लेनी है, ये याद रखना। तो अगर वॉल्यूम गिवन होती है तो गिवन के हिसाब से लो, और अगर गिवन नहीं है तो इसके हिसाब से लो, ठीक। दूसरा, अगर इसमें कैलकुलेशन और कम करनी है तो आप क्या काम करो, ये जो वॉल्यूम ml में दे रखी है यहाँ पे, ये जो cc में ml में दे रखी है, इन्हें लीटर में चेंज कर लो, तो ये 0.2 हो जाएगा, ये 0.05 हो जाएगा, ये 0.15 हो जाएगा, तो आपकी कैलकुलेशन और कम हो जाएगी, तो लीटर में लेके करोगे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये पहली वेराइटी, ये वाली, जब दो एसिड या दो बेस को मिला है, ठीक। अगली वेराइटी सीखो, ये आती है न्यूट्रलाइजेशन की। अब जो थर्ड वेराइटी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है, न्यूट्रलाइजेशन की वेराइटी। इसमें क्या होता है, ढंग से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है न्यूट्रलाइजेशन की। इस वेराइटी पे जाने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट पढ़िए, हाँ सीखो। देखो हमें पता है नॉर्मेलिटी होती है वेट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम। यहाँ से अगर आप N इंटू वी निकालोगे तो ये आएगा W अपॉन इंटू 1000। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो W अपॉन ई क्या होता था, हाँ इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स बेसिकली। और अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दीस आर मिली इक्विवेलेंट्स। तो ये भी मिली इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं, ये भी मिली इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं, दोनों ही मिली इक्विवेलेंट्स हैं, याद रखिएगा, ठीक। अब आप कहोगे मिली इक्विवेलेंट्स बताने का क्या लॉजिक है, मैं समझाता हूँ। जब भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करता है, स्पेशली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में, वो इन टर्म्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स करता है। मतलब एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो इन टर्म्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ही करेगा, यानी कि इसके एक्स अमाउंट ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, इसके भी एक्स अमाउंट ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स से ही रिएक्ट करेगा, यानी दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स ही आपस में रिएक्ट करते हैं, इनफैक्ट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए मिली इक्विवेलेंट्स क्या होता है, तो मिली इक्विवेलेंट से ही काम चलता है। इनफैक्ट जो ये नॉर्मेलिटी की इक्वेशंस हैं, ये क्या है, मिली इक्विवेलेंट सेम ही तो है, ये सब क्या है, मिली इक्विवेलेंट से तो ऐड हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो, इस चीज को वहां कनेक्ट करो तो सब कुछ मिली इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में चल रहा है। यहाँ मैंने स्पेशली एसिड एंड बेस का नाम लिया, जनरलाइज बोलोगे तो मिली इक्विवेलेंट्स ही चलते रहते हैं हर एक जगह, ठीक, कि मिली इक्विवेलेंट्स से ही रिएक्शन करानी है। अब ढंग से सुनो, मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि देखो मेन बस न्यूट्रलाइजेशन के केस में यूज हो रहे हैं, और जब वॉल्यूमेट्रिक पढ़ोगे तब आगे देखेंगे, नहीं तो मेनली तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस में इनकी जरूरत पड़ने वाली है आपको, मेनली जो पड़ेगी आगे चल के देखेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन में क्या है, आप एक एसिड को बेस से मिलाते हैं, जो भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलता है आपको उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी होती है। ओके, कैसे निकालूं समझाता हूँ। आपने एसिड लिया, इसकी नॉर्मेलिटी N1V1, दोबारा आपने एसिड लिया, इसकी नॉर्मेलिटी N1 वॉल्यूम V1,
बेस लिया, इसकी नॉर्मेलिटी N2V2, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसके मिलीकुलेंट आ गए, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, मिलीकुलेंट आ गए। ठीक, उसने कहा जितने भी आए हैं, सपोज मैंने कह लिया ये मल्टीप्लाई करके 10 आ गया, ये मल्टीप्लाई करके 5 आ गया, सपोज करो। उसने कहा जब ये 10 है ये 5 है, आपस में मिला रहे हो तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी निकालो। तो सबसे पहले एक चीज समझो, ये 10 है ये 5 है, जब आपस में रिएक्ट कराओगे तो ये इसके मिलीकुलेंट्स इसके मिलीकुलेंट्स को न्यूट्रलाइज करेंगे एज इट इज 1:1 की रेशियो में। तो ये 10 ये 5, तो 5 इसके 5 न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये बचेगा कितना 5। तो एसिड के मिलीकुलेंट्स कितने बच गए 5, यानी इसके N/V जो इसकी एसिड की आ गई वो आ गई 5। ये चीज समझ में आती है। अब वो कहता है रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो भी बना है, जैसा भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है उसकी नॉर्मेलिटी निकाल दो। तो एक चीज समझो, एसिड का आपने एसिड को बेस से मिलाया था, तो एंड में क्या बचा एसिड बचा, उसके मिलीकुलेंट्स कितने बचे N/5 कितना बचा 5। तो ये इसकी यानी रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होगा आपका एसिडिक होगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके मिलीकुलेंट्स कितने होंगे, यानी NV कितना होगा 5। अब आपको यहां से नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी 5 अपॉन वॉल्यूम। ठीक, 5 अपॉन वॉल्यूम V, और ये V किस तरीके से निकलता है, या तो निकलेगा V1 प्लस V2 से, या फिर आपका गिवन होगा। ठीक, तो फिलहाल आपका V1 प्लस V2 से या गिवन जो भी आएगी वॉल्यूम, ये चीज समझ में आती है। ठीक, आपका होगा इसमें तो दे नहीं रखी, अरे मैंने नहीं दे रखी थी, ऐसे तो कुछ भी हो सकती है ना। जैसे आप ये ले लो, नॉर्मेलिटी 0.1 थी 100 था, ये 0.1 थी ये 50 था, तो 100 प्लस 50 150 आ जाएगी वॉल्यूम। आगे बढ़ो, ये एक बेसिक सी चीज समझ में आ गई। इस पर अभी क्वेश्चन और भी करेंगे, पहले कुछ और सीखो। इसी चीज को अगर मैं इनको डायरेक्ट करना होता तो मैं इस चीज को डायरेक्ट कैसे करता, समझना। समझने से पहले मैं एक चीज बोल देता हूं कि मैं इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को N3 मान रहा हूं और वॉल्यूम को V3 मान रहा हूं। ठीक, जैसे यहाँ N3 V3, ठीक, ये V3, सो दैट कंफ्यूजन ना हो कि अलग अलग हो। ठीक है, ठीक, ये तो जो भी है। अब बहुत ध्यान से इसे भी हटा देता हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। ढंग से सुनना क्या हुआ। क्वेश्चन दोबारा से, उसने का एक एसिड एक बेस लिया जिसकी इसकी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम थे N1V1, मल्टीप्लाई करके मिलीकुलेंट्स आ गए, इसकी नॉर्मेलिटी थी N2, वॉल्यूम थी V2, मल्टीप्लाई करके इसके मिलीकुलेंट आ गए। उसने कहा रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाल दो। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1 मिनट में आती है सीधे फॉर्मूले से। कैसे, N3 किस तरीके से कैलकुलेट होता है, N3 इज N1V1 माइनस N2V2 का मॉड। आप कहोगे N2V2 माइनस N1V1 नहीं कर सकते हैं, तो N1V1 माइनस N2V2 का मॉड लो, नीचे टोटल वॉल्यूम ले लो। अब वो चाहे V1 प्लस V2 से हो, चाहे गिवन दे रखी हो, जो भी दे रखी हो, उससे सीधा आंसर आएगा, यही वाला सीधा एग्जैक्ट आंसर आएगा। आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक, देखते हैं जरा दोबारा से। इसी चीज के ऊपर जरा फिर से देखते हैं। देखो, सपोज करो उसने एक एसिड लिया, एक बेस लिया, आपसे कहा जो भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी निकालो। ये है N1V1, ये है N2V2, ये है N3V3। ठीक, अब मैंने अभी जो आपको पढ़ाया पहले तो बेसिक से सिखा दिया, अब मैं इसको फॉर्मूले से बनाने जा रहा हूँ, ढंग से सुनना। ठीक, करना क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका, एक एसिड है एक बेस है, हाँ ये आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है। आप क्या करो, N1V1 माइनस N2V2 इसका मॉड लो अपॉन V3 जिस भी फॉर्म में दे रखा हूँ। अगला केस देखो, सपोज अब मैंने 2 एसिड ले लिए, एक बेस ले लिया, मैंने कहा रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालो। इसके लिए N1V1, ये N2V2, ये N3V3 एंड दिस वन इज N4V4। बहुत ही सिंपल तरीका, N4 कैसे निकलेगा, एक जैसी चीजों को ऐड कर देना, N1V1 प्लस N2V2 ऐड कर दिया, बेस को माइनस कर दो N3V3। आपको ये क्या हुआ, देखो एसिड्स को ऐड कर दिया, इसकी मिलीकुलेंट्स को, नीचे क्या आएगा V4, जो दोनों में से किसी भी एक तरीके से निकल जाएगा, इधर V1 प्लस V2 प्लस V3 और गिवन। ये चीज समझ में आती है। आप कहोगे मुझे फॉर्मूला यूज नहीं करना, तब मैं कैसे करूं, तो फिर वही तरीका है, आप N1 इंटू V करके, हाँ इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेना, इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेना, दोनों को ऐड कर लेना, ये टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे एसिड के। ग्राम इक्विवेलेंट्स का बेसिकली मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे एसिड्स के।
इसके अलग निकाल लेना, वो जाएंगे बेस के, तो एसिड्स के अलग हो गए, बेस के अलग हो गए, दोनों को माइनस कर देना। ठीक, जो माइनस करके आंसर आएगा हाँ वो ऊपर रख देना। ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसे आपने पहले बेसिक से करा था वो सेम आंसर आने हैं। तो चाहे फॉर्मूले से करो चाहे बेसिक से करो, आपके ऊपर है। वॉल्यूम तो ऐसे ही चलेगी। क्लियर है? और सीखो। पर याद रखना मिलीकुलेंट्स ही रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन देखो। उसने कहा 100 cc ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4। उसने H2SO4 दिया है, इसकी नॉर्मेलिटी 0.1 N दी है, वॉल्यूम 100 ml दी है। किसके साथ मिक्स करा जा रहा है? NaOH के साथ। NaOH का ये 0.2 नॉर्मल दिया है, वॉल्यूम 100 ml दी है। आपसे कहा जाता है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बता दो। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी मैं कैसे बताऊंगा? पहले इससे मल्टीप्लाई करके n इंटू वी निकालो, N1V1 निकालो। N1V1 कितना है? 10 इंटू 10, तो 0.1 इंटू 100 ये कितना आ गया? 10। हाँ, इसकी इंटू V2 निकालो, इंटू इस 0.2, V2 इज 100। हाँ, ये कितना आ गया? 10। ठीक, 10 नहीं, ये आ गया 20। तो इसके मिलीकुलेंट्स आ गए 10, इसके 20। माइनस करो दोनों को, कौन बचेगा? हाँ, कौन बचेगा? NaOH बच जाएगा। तो इसके मिलीकुलेंट्स कितने बच जाएंगे? 10। 10 माइनस 10 से 10 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन के मिलीकुलेंट्स आए हैं, रिजल्टिंग के खैर क्या, ये आ गए किसके मिलीकुलेंट्स? मिली इक्विलेंट्स ऑफ NaOH जो बच गए, रिमेन्स। वो कितने बच गए? 20 माइनस 10, दीज आर 10। ठीक, अब आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है, यानी सॉरी नॉर्मेलिटी NaOH की। तो देयरफॉर नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज, कैसे निकलेगी? ये जो बच गया डिवाइडेड बाय, जो बच गया डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितनी है? 200 ml। सीधा सीधा आंसर। भाई वॉल्यूम एक जैसी रखो, अगर आप स्टार्टिंग में वॉल्यूम ml में रख कर आए हो तो लास्ट में भी ml में रखो, स्टार्टिंग में लीटर में रखिए तो लास्ट में भी लीटर में रखो। अब आप कहोगे मुझे इससे नहीं करना है तो बहुत बड़ा है, अब डायरेक्ट कर दो। डायरेक्ट कैसे करते? जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी को N3 मान लो, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को N3 मान लो। सीधा सीधा N3 कैसे निकलना है उसको समझो। ये N3, हाँ, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। खत्म क्वेश्चन। आप कहोगे कैसे? अरे ये रहा ना, देखो ये 10 आया है, ये 20 आया है, टोटल वॉल्यूम कितनी है? 10 प्लस 10 200। तो ये कितना हो गया? मैग्नीट्यूड में तो 10 ही आएगा अपॉन 200, यही तो आंसर है। तो आप इससे भी कर सकते हो डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, इधर बेसिक से कि आप बार बार मिलीकुलेंट्स निकालो, एसिड के अलग बेस के अलग, सब्ट्रैक्ट करके जो रिमेनिंग है वो उसको बस टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। ठीक, ये तो बेसिक हो गया। इसमें 2 एसिड हो तो पहले दोनों एसिड्स के मिलीकुलेंट्स को ऐड कर लो, 2 बेस हो 3 बेस हो सबके मिलीकुलेंट्स को ऐड कर लो, हाँ, सब्ट्रैक्ट करो, उसका खाली मैग्नीट्यूड लो एंड देन टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। टोटल वॉल्यूम कैसे आएगी? सारे एसिड सारे बेस की मिलाकर। ठीक, ये ऐसे भी हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ढंग से देखिएगा। देखिए, मैं पहले अगला क्वेश्चन आपके लिए सामने लिख देता हूं, देन उसके हम बाद में बात करेंगे कि क्या करना है। उसने कहा मेरे पास H2SO4 का केस है, कितना? इसकी 100 तो सीसी दे रखी है, यानी वॉल्यूम, और मोलैरिटी दे रखी है 0.5, यानी मैं ऐसे करूं, वॉल्यूम दे रखी है ये V1 और आपको यहाँ मोलैरिटी दे दी M1, कितनी? 0.1। पहला। दूसरी तरफ NaOH दिया है, उसकी वॉल्यूम भी कितनी दे दी? 100 सीसी, और आपको मोलैरिटी दे दी कितनी? 0.1। ठीक, ये NaOH। ठीक, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। डन, NaOH। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इसी चीज के ही अंदर क्या, ढंग से सुनिएगा। मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि जब भी एक एसिड और एक बेस के बीच में, या जनरली जब भी ऐसे रिएक्शंस होने हैं, हाँ, आपके हमेशा मिलीकुलेंट्स के फॉर्म में होने हैं। और मिलीकुलेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम।
या वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। अब फिलहाल वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट तो चल नहीं रहा, फिलहाल तो नॉर्मेलिटी चल रही है, ठीक। तो पॉइंट है आपको यहाँ पर क्या चाहिए, नॉर्मेलिटी चाहिए। क्यों नॉर्मेलिटी क्यों चाहिए, क्योंकि मिलिक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी चाहिए। और हमें गिवन क्या है, मोलैरिटी गिवन है, देखो मोलैरिटी गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस मोलैरिटी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ इस मोलैरिटी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी में। आपको वो कैसे कन्वर्ट करा जाता है, मैं तरीका सिखाता हूँ। देखो वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है, बट मैं सीधा एक चीज सिखाता हूँ कैसे डायरेक्ट कन्वर्ट करना। याद रखने का तरीका, नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट वेट की टर्म्स में कैलकुलेट होती है और मोलैरिटी मॉलिक्यूलर वेट की टर्म्स में, ये याद रखने का तरीका है। फिर इसे ओपन करो फर्दर, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ये इंटू दिस, और ये नॉर्मेलिटी है, इससे ये कट गया, तो नॉर्मेलिटी कैसे आती है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ऐसे आ जाती है, ये याद रखिएगा। तो पहले आपको मोलैरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी में बनाना है, देन आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। यहां आपका क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला से गलत हो सकता है, ठीक, याद रखिएगा। मिली इक्विवेलेंट्स की ही टर्म्स में फॉर्मूला लगाइए, याद रखना, चेक करो। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मेरे को मोलैरिटी दे रखी है, तो पहले मैं इसको नॉर्मेलिटी बना लूं। नॉर्मेलिटी कैसे आएगी, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है 2, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 0.2। दिस इज N1, दिस इज V1। NaOH के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉर्मेलिटी कैसे आएगी 0.1 इंटू NaOH का एन फैक्टर कितना होता है 1। वैसे भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जितने भी एसिड या बेस या सॉल्ट जिनके लिए एन फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, उन सबके केस में नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी है। तो NaOH के केस में एन फैक्टर कितना है 1, NaOH के केस में एन फैक्टर 1 है, भाई एक ही OH है तो एन फैक्टर 1 आएगा, 1 आएगा तो नॉर्मेलिटी सेम आएगी। वो सेम कितनी आ रही है 0.2। इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, ये N2 आ गया 0.1, ठीक, ये वॉल्यूम आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन सिंपल है, कैसे मल्टीप्लाई करो, N1 V1 कितना आ गया, हाँ कितना आ रहा है 0.2 इंटू 100, दिस इज 20, N2 इंटू V2 ये आ गया 0.1 इंटू 100, ये कितना आ गया 10, दिस इज N2 V2, हाँ ये N1 V1, बचा कितना 10, कौन बचा, ये कौन है एसिड, एसिड बचा, एसिड के मिलिक्विवेलेंट्स कितने बचे 10, तो किसकी नॉर्मेलिटी निकलेगी, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा, तो नॉर्मेलिटी इसकी निकलेगी H2SO4 की। तो H2SO4 की जो नई नॉर्मेलिटी आएगी वो कैसे आएगी 10 अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितनी है, खत्म क्वेश्चन। आपको अगर डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट भी कर लेते हैं, डायरेक्ट कैसे करते, नई नॉर्मेलिटी निकालनी है तो कैसे करते, N1 V1 माइनस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, क्योंकि और कोई वॉल्यूम नहीं दी। N1 कितनी है 0.2, दिस इज 100 माइनस N2 कितना है, N2 इज 0.1, हाँ 0.1 इंटू 100, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन 100%। ये चीज समझ में आती है, हाँ हाँ ये चीज समझ में आती है, तो ये नॉर्मेलिटी आ गई, ठीक, दिस इज नॉर्मेलिटी। तो ये आपकी जो नॉर्मेलिटी है वो किसकी नॉर्मेलिटी आई है, H2SO4 सॉल्यूशन की। लॉजिक समझ में आता है, ठीक, आप अच्छे से इसकी